Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will continue our chapter of economic dispatch. There is a remaining very short particle of that unit, and inshallah today with 15 to 20 minutes we will finish it. We will discuss one more example of power plant selections, and then we will work and talk on the equations of transmission losses. That will end our economic dispatch portion, and I am happy that we are concluding this course 1 week before the real time. So let's start with the example. One example we will discuss in the part 1, in which we find it that how much load in two units we can divide, and if we give them equal load, what losses can be occur. So now we will see the three unit system. This is example 2 is a 3 system. Let's see. A power plant has 3 units with the following cost characteristics. Plant 1's characteristic C1 is equal to 0.5 P1 square, 215 P plus 5,000 rupees per hour. Then there is a C2 second unit, 1 P2 square, 270 P2 plus 5,000 rupees per hour. Then there is a unit 3, C3 is equal to 0.7 P3 square plus 163 P3 plus 9,000 rupees per hour, where Pi are the generating power in megawatt, the maximum and minimum load available each unit are 150 and 39 megawatt. Find the economic scheduling for the total load of 320 megawatt and 200 megawatt. So that is the equation, that is the example. इसमें जो है 3 यूनिट दिए गए हैं जिनका जो है मैक्सिमम लोड किसी भी एक यूनिट पे 150 मेगावाट हो सकता है और मिनिमम 39 हो सकता है, जबकि शेड्यूलिंग में जो है वो हमें दिया गया है सिचुएशन 1 में 320 मेगावाट और सिचुएशन 2 में 200 मेगावाट। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। Knowing the cost characteristic, incremental cost characteristic are obtained. Cost characteristic अगर हमें C दी हुई है तो IC जो है वो हम उसके डेरिवेटिव से लेते हैं, ये हम पहले एग्जांपल में भी देख चुके हैं। अब C1 के लिए जब हम लेंगे तो अकॉर्डिंग टू P1 होगा, तो IC1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 0.51 बन जाएगा P1 प्लस 215 P ख़त्म हो जाएगा और आगे कांस्टेंट वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी और ये आ जाएगा रुपीज़ पर मेगावाट आवर। C की वैल्यू रुपीज़ आवर में थी और IC की वैल्यू रुपीज़ पर मेगावाट आवर आ गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को जब हम करेंगे तो वो हमें 2P2 प्लस 270 मिल जाएगा और तीसरे में जो है 2 × 0.7 1.4 P3 प्लस 160 रुपीज़ पर मेगावाट आवर आ जाएगा। यूजिंग द इक्वल इंक्रीमेंटल कास्ट रूल, इस रूल के मुताबिक ये जो तीनों इक्वेशन हैं हर एक को हम इक्वल टू लैम्डा करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों को हमने इक्वल टू लैम्डा कर दिया।
और उसके बाद हमें जो है यहाँ से हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो टोटल लोड की है। टोटल लोड सिचुएशन 1 या केस 1 में 320 मेगावाट है। तो इक्वेशन बनेगी P1 प्लस P2 प्लस 3 इज इक्वल टू 320 मेगावाट। अब P1, P2 और P3 की वैल्यू इन इक्वेशन से हम ले लेंगे, जहाँ पे हर एक की वैल्यू हम लैम्डा के अगेंस्ट लेंगे। तो जब हम P1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 215 डिवाइडेड बाई 1 होगा। P2 जो है वो लैम्डा माइनस 270 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये वाला 2 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और तीसरे में लैम्डा माइनस 160 डिवाइडेड बाई 1.4, ये जो P के साथ है। तो ये तीनों वैल्यू इज इक्वल टू 130। तो जब ये इक्वेशन हम बनाएंगे तो इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी होगी, वो होगी लैम्डा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यू आएगी 354.193 रुपीस पर मेगावाट आवर। अब जब हम P1, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, बारी बारी इन तीनों इक्वेशन जो ऊपर थी इनके अंदर पुट करेंगे तो हमें जो है वो P1, P2 और P3 की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें, पहली वैल्यू आ जाती है 139.193, दूसरी वैल्यू आ जाती है 42.096 और तीसरी 138.793 मेगावाट। अब तीनों वैल्यू अगर हम देखें तो हमारी जो हैं वो विद इन द लिमिट हैं, 150 मैक्सिमम और 39 मिनिमम। तो ये तीनों वैल्यू उन्हीं के दरमियान आ गई हैं। लिहाजा हम जब अपनी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट को मीट कर रहे हैं तो यही हमारा आंसर होगा फॉर 320 मेगावाट। जबकि केस 2 की तरफ आते हैं जिसमें लोड 200 मेगावाट है, इसमें भी उसी तरह P1, P2 एंड P3 की इज इक्वल टू जो है सम ऑफ P1, P2, P3 इज इक्वल टू 200 करके उसी तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। और अब जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 300 रुपीज़ पर मेगावाट आवर। अब जब हम इस लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं उन्हीं तीन इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाता है 85 मेगावाट, 15 मेगावाट एंड 100 मेगावाट। लेकिन इसमें से हम देखें तो जो P2 है वो हमारी मिनिमम लिमिट से कम है, लिहाजा हम इसको जो है ये तीनों वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अब अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू से आउट हो रही हो तो आप उसको उसी करीब तरीन लेवल पे ले जाते हैं। तो इस सूरत में जब ये मिनिमम लेवल से कम है, 15 है, तो मिनिमम जितनी हो सकती है वो कितनी है, 39। तो अब हम P2 की वैल्यू फिक्स कर देंगे 39 मेगावाट और इसको माइनस कर देंगे 200 में से, तो 161 मेगावाट बच जाएगा जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी बच जाने वाले दो यूनिट्स में। वो है P1 और P3, यानी यूनिट नंबर 1 और 3 के दरमियान हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी बच जाने वाला 161 मेगावाट। और इसको हम शेड्यूल करेंगे तो अब जो है हम 2 इक्वेशन को यूज़ करेंगे लैम्डा के साथ और इसको इज इक्वल टू 161, यानी इसी P1 प्लस P3 इज इक्वल टू 161 वाली इक्वेशन में P1 और P3 की वैल्यू लैम्डा वाली हम पुट कर देंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जो कि अब आएगी 286 रुपीज़ पर मेगावाट आवर। जब ये लैम्डा वैल्यू हम P1 और P3 वाली इक्वेशन में डालेंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 71 मेगावाट
और P3 की वैल्यू आ जाएगी 90 मेगावाट। और ये दोनों वैल्यू हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में हैं, विद इन द लिमिट हैं, इसलिए इनको हम एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरीके से जो सलूशन निकलेगा उसमें P1 71 मेगावाट, P2 39 मेगावाट एंड P3 जो है वो 90 मेगावाट होगा। तो इस तरीके से अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आंसर लिमिट से बाहर हो तो इस तरीके से आप उनको फिक्स करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड एट ए पावर प्लांट विद इन द यूनिट करते हैं, और सेम लॉजिक के तहत जो है हम मुख्तलिफ पावर प्लांट के दरमियान भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 जो है उसको हम स्किप कर देते हैं और आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक मेन था। और ये इतना बड़ा भी नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि विद इन 10 मिनट हम इसको कंप्लीट करें। तो नॉर्मली आपने जब देखा होगा कि ट्रांसमिशन लॉसेस जो है वो भी किसी यूनिट की सिलेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो लेट्स सी, generally in power system several plants are situated at different places. They are interconnected by long transmission lines. The entire system load along with transmission losses shall be met by the power plant in the system. तो पावर प्लांट ने जनरेट जो करना होता है वो सिर्फ जो यूज़र एंड पे जो लोड है उसको नहीं, बल्कि प्लस ट्रांसमिशन लॉसेस भी जितने होने हैं उनको भी। तो इसलिए जो है कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे सिस्टम के ट्रांसमिशन लॉसेस कितने हैं और कितने यूनिट हमें लोड से एक्स्ट्रा जनरेट करने पड़ेंगे ताकि हम जो है लोड की रिक्वायरमेंट भी पूरी करें और लॉसेस भी जो हैं वो मीट हो जाएं, तो उसके लिए कैलकुलेशन ज़रूरी है। ट्रांसमिशन लॉसेस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर बट 3 आर द मेजर्स। नंबर 1 लाइन पैरामीटर्स, नंबर 2 बस वोल्टेजेस एंड नंबर 3 पावर फ्लो। Determination of transmission losses require complex computation or calculation. However, with reasonable approximation for a power system with n number of power plant, transmission loss can be represented as PLL stand for loss. PL मतलब mean power loss is equal to P1, P2 and so on up to the Pn. How much you have a power plant and number of power plants, so you can write in this matrix. Then you have a constant values which has B11, B12, B1 and B21. It mean B12 mean transmission losses from power plant 1 to power plant 2. And same is the B21 mean transmission losses from power plant 2 to power plant 1 and so on. These losses are calculated and become constant due to the conductor size and length and also the material and ambient temperature, so it is almost become a constant. It can be also called transmission constant. Then there is another matrix of P1, P2 up to Pn. This is a vertical and here is in horizontal. So this formula is determined to calculate the transmission losses, where P1, P2 and so on Pn are the power
supplied by the plants from unit 1 to unit n respectively. If we want to solve this equation, then we will multiply this matrix. If we ask this matrix as a matrix B, this is a matrix A and this is a matrix C. So we will multiply matrix B and C. So we will get, when we multiply them, B11 into P1, B12 into P2, B13 into P3, and B1n into Pn. And this will be B11 into P1 plus B12 is into P2 and so on. So it will become sum of n is equal to 1 to n B1n into Pn. Same can be when we multiply by B21 into P1 and so on. It becomes, when the in some form it becomes B2n into Pn, and the last equation will be Bn1 B into P1 plus Bn2 plus P2 and so on, Bnn into Pn. So it can be written as sum of n is equal to 1 to n Bnn into Pn. इस इक्वेशन का जो इन दो मैट्रिक्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स अचीव होगी, और फिर अगर हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स P1 P2 हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के साथ, तो फिर जो है हमारे पास ये P1 जो है वो पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा P1 इंटू ये सम ऑफ ये वाली ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी, प्लस P2 के साथ ये नीचे वाली आ जाएगी, और फिर Pn के साथ जो है ये नीचे वाली आ जाएगी। तो ये इस तरीके से बनता जाएगा, और जब हम इनको हम निकालेंगे सम की सूरत में, इन तमाम का जनरल इक्वेशन निकालना चाहें तो उसमें जो है हम ये 1 2 3 n तक जो है इनको हम m नंबर दे देते हैं, m इज इक्वल टू 1 to n, इन सब का सम है, और इसके अंदर ये वाला जो है हो जाएगा mn इंटू, अब जो है वो 1 2 3 की जगह m आ जाएगा, क्योंकि हमने m इज इक्वल टू इन नंबर की जगह m लगा दिया है, तो Bmn इंटू Pn हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम ये मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, तो हमें सम ऑफ Pm विच इज इक्वल टू 1 to n इंटू सम ऑफ Pmn इंटू Pn बनेगा। और अगर इसको मज़ीद हम एक ही सम के अंदर लाना चाहें तो उसमें m इज इक्वल टू 1 to n एंड n इज इक्वल टू 1 to n, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Pm Bmn और Pn, इस तरह से भी इस इक्वेशन को इजी वे में लिखा जा सकता है। तो ट्रांसमिशन लॉसेज इक्वल टू इस इक्वेशन के हो जाएंगे, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 16 यहाँ पे शो की गई है। तो इस तरीके से हम जो है n नंबर ऑफ पावर प्लांट हमारे पास होंगे जितने भी, तो हम उनकी जो है ट्रांसमिशन लॉसेज कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फार्मूले के ज़रिए। व्हेन द पावर ऑफ इन मेगावाट Bmn कोफिशिएंट और of a dimension is equal to 1 by megawatt. If the power are in per unit, then Bpmn coefficient are also in per unit. तो जो Bmn है वो जो है P वैल्यू के यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिस तरह का वो यूनिट होगा ये 1 बाई वही यूनिट होगा। मेगावाट में है तो मेगावाट में होगा, किलोवाट में है तो किलोवाट में होगा, BTU में है तो BTU में होगा, कैलोरीज में है तो कैलोरीज में होगा। लेकिन नॉर्मली जो है मेगावाट गीगावाट वगैरह में होता है। तो इसी तरीके से जो है ये भी Bmn जो है पर मेगावाट या पर गीगावाट ही
कैलकुलेट किया जाता है। लॉस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए पावर सिस्टम शैल बी डिटरमिन beforehand and made available for economic dispatch. For a two-plant system, the expression for the transmission losses can be written as, तो हम एक टू प्लांट सिस्टम को यहाँ पे देखें तो अगर उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी हो तो P1 P2 B11 B12 B21 B22 P1 एंड P2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से तो हम लिख सकते हैं P1 स्केयर B11 2 P1 P2 इंटू B12 प्लस P2 स्केयर B22। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी टू प्लांट सिस्टम के लिए। और उसके बाद इन लेटर कैलकुलेशन वी नीड द इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस। जिस तरह कास्ट का हम इंक्रीमेंटल कास्ट निकालते थे, इसी तरह लॉस का भी जो है हम इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस निकालेंगे। और उसके लिए उसी तरीके से हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ PL ओवर डेरिवेटिव ऑफ PI। फॉर टू प्लांट सिस्टम जो है हम इस इक्वेशन में पहले P1 के हिसाब से जो है डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें क्या होगा DPL ओवर DP1 आएगा। तो जब हम P1 के हिसाब से लेंगे तो ये 2 जो है P1 स्क्वायर वाला ये 2 इधर आ जाएगा, P1 आ जाएगा और P11 आ जाएगा। इसको हम 2B11P1 भी लिख सकते हैं अरेंजमेंट चेंज करके। जब दूसरे में करेंगे अगला पार्ट प्लस के साथ तो इसमें P1 उड़ जाएगा डेरिवेटिव की वजह से और बच जाएगा हमारे पास 2B12P2। और थर्ड में क्योंकि P1 है नहीं, वो कांस्टेंट उसके लिए समझा जाएगा और वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये इक्वेशन मिलेगी अगर हम P1 के अगेंस्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसी इक्वेशन का अगर हम P2 के हिसाब से लें तो फर्स्ट अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि उसमें P2 नहीं है। दूसरी अमाउंट उसी तरह 2B12 इंटू P1 हो जाएगी क्योंकि P2 जो सिंगल था वो ख़त्म होगा डेरिवेटिव की वजह से। और तीसरे में जो है ये स्केयर वाला 2 पहले आ जाएगा, 2B22 P2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है P1 और P2 का डेरिवेटिव हम ले लेंगे और इसको जनरलाइज अगर हम करेंगे D ऑफ PL ओवर D ऑफ PM तो उसमें हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ 2BMN इंटू PN वेयर M इज इक्वल टू 1 to N। तो इस तरीके की एक जनरल इक्वेशन बन सकती है। और यहीं पे ही हम इस चैप्टर का इख्तिताम करेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्सेस हैं, लेकिन उम्मीद है कि इतना भी मैंने मुश्किल पार्ट नहीं लिया जो कि आगे आ रहा था। और मैं चाह रहा था कि यहाँ तक बेसिक जो है वो आपको इकोनॉमिक डिस्पैच की पता चल जाए और जो है आगे चल के जो है अगर आपको रियल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़े तो बेसिक कम से कम आपको पता हो। तो इसके साथ ही हमारा जो है इस पावर जनरेशन एंड प्लांट ऑपरेशन का जो है वो कोर्स कंप्लीट होता है। और इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और फ्लो ऑफ लेक्चर की वजह से हमने जो है एक लेक्चर पहले ही इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो हम जो लास्ट वीक का लास्ट लेक्चर होगा उसमें पूरे कोर्स को डिस्कस करेंगे। जिसको जो क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछ सकेगा। आप बेहतर है कि उसका अच्छे से रिव्यू कर लें और ताकि जो है हम लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर सकें और फिर इंशाल्लाह
ईद के बाद जो है आपकी डेट शीट भी उम्मीद है अगले वीक तक आपको मिल जाएगी और उसके मुताबिक आप तैयारी करके एक अच्छे पेपर दे सकेंगे और उम्मीद करता हूँ कि क्लास जो है वो अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में लेगी। तो डिस्कशन के लिए अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।